मेजर सीपोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ये पूछे जाते हैं, वो भी 3 या 5। कितने पूछे जाएंगे? या तो 3 या फिर 5। अगेन मैंने नोट्स बना करके यहां पे रख दिए हैं कि भाई देखो, पहले तो तुम एशिया के ही देख लो भाई, अपन एशियन कॉन्टिनेंट के, तो एशिया वाले तो याद होने ही चाहिए। तो एशिया में मुंबई वाला, हालांकि शायद यहां पे वो मिसिंग है, आगे दिखा दूंगा मैं, इंडिया के मैंने अलग से दिखाए। तो एक तो वो मुंबई वाला याद रख लो, मुंबई वाला पोर्ट, जेएनपीटी पोर्ट बोल सकते हो, ठीक है, विशाखापट्टनम पोर्ट भी बोल सकते हो, इंडिया वाले सेपरेटली डिस्कस करेंगे। यहां पे है शंघाई पोर्ट, चाइना बड़ी कंट्री है, शंघाई पोर्ट। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट है सिंगापुर पोर्ट, भाई बहुत स्ट्रिक्ट पोर्ट है सिंगापुर पोर्ट। जब तुम लोग सेल करना शुरू करोगे तब तुम्हें पता चलेगा सिंगापुर पोर्ट पे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस रहती है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चाइना में दूसरा है शेंजन पोर्ट, ठीक है। चाइना में एक और है ये निंगबो जूशान पोर्ट, और फिर हांगकांग पोर्ट। तो 3-4 पोर्ट तो तुम्हें यहां से मिल गए, ठीक है। इसके बाद ओशेनिया में तो अपना पोर्ट ऑफ सिडनी एंड पोर्ट ऑफ मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया के 2 पोर्ट हो गए यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके बाद आएंगे साउथ अमेरिका में पोर्ट ऑफ सैंटोस, जो ब्राजील का पोर्ट हो गया, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में पोर्ट ऑफ लॉस एंजलिस एंड पोर्ट ऑफ लॉन्ग बीच, न्यू जर्सी वाला पोर्ट हो गया। तो ऐसे करके ये 4-5 पोर्ट, और आपको करना क्या है, अगेन वहीं पे लोकेट कर लेना ये, ताकि आपको याद रहे कि ये कहां पे है, ठीक है। बीच में और भी कई सारे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने ही है। मतलब ये तो मैंने केवल वो बना दिए कि 5 से 10 आपको अगर याद करने हो तो आप याद कर सकते हो, एक छोटा सा डायग्राम बना दिया, नहीं तो बहुत सारे पोर्ट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो जब हम पोर्ट्स याद करते, देखो अब ये वाला भी मैंने एक डायग्राम पूरा बनाया हुआ है, अगर आपको याद करना हो, जैसे जापान का टोक्यो, चाइना का शंघाई, ठीक है, यहां पे आ गया हांगकांग, यहां पे इंडिया के पास, इंडिया का पोर्ट तो अलग है, ये कोलंबो वाला पोर्ट अलग हो गया, सिंगापुर पोर्ट यहां पे आ गया, यहां पे आ गया रिचर्ड्स बे, डरबन, ठीक है। ये वाला पोर्ट ईरान वाला पार्ट है, ठीक है। ये जेडा पोर्ट है, यहां पे आ जाता है। फिर ये लास पाल्मास, जिब्राल्टर पोर्ट भी है, देखो जिब्राल्टर स्ट्रेट यहां से जा रही है, पोर्ट यहां पे है, स्ट्रेट अलग है पोर्ट अलग है, ठीक है, ठीक है। एंटवर्प पोर्ट, रॉटरडैम पोर्ट, न्यूयॉर्क के, तो इनमें से सब नहीं याद कर रहे हैं हमें, कितने याद करने हैं? 5। लेकिन अगर आप 5 के बजाय 10 भी याद करोगे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, तो भी अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि उससे आपको क्या फायदा मिलेगा? उससे फायदा ये मिलेगा कि आप सी रूट्स लोकेट कर पाओगे। देन अब मैंने इंडियन पोर्ट्स बना दिए। इंडियन पोर्ट्स में क्या है, क्योंकि वो आपसे 5 इंडियन पोर्ट पूछ सकता है, हो सकता है कभी कभी वो 10 भी पूछ लेता है, कभी जोश में आ जाए तो 10 भी पूछ लेता है। तो आप 10 भी याद रखो, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा। देखो कई बार क्या होता है ना, इंटरव्यूअर्स का भरोसा नहीं होता है। एक बहुत अच्छे बच्चे का इंटरव्यू एक बार खराब हो गया, ये पूरा केस जब से मैं पढ़ा रहा हूं मर्चेंट नेवी के लिए, मैंने केवल एक ही केस सुना था, वो बहुत अच्छा बच्चा था, बहुत ही अच्छा बच्चा था, और उसका एंग्लो का इंटरव्यू खराब हो गया था। और ये मैंने आज तक एंग्लो की हिस्ट्री में भी नहीं सुना। इंटरव्यू अच्छा चल रहा था, एक जगह तक चला, बहुत ही अच्छा इंटरव्यू चला, ऐसे लिखा उसने, काफी अच्छा बच्चा था, बहुत अच्छा बच्चा था, ऐसे लिखा बहुत अच्छा, ऐसे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, सारे हो गए। फिर उसके बाद मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हो गए, फिर उसके बाद उससे फिजिक्स के क्वेश्चन पूछने शुरू किए, और उससे कुछ 8-10 क्वेश्चन पूछे, अच्छा चला, 10 क्वेश्चन बता दिए। फिर उसको बोला कि, उसका कॉल आ गया, उसने बोला कि तुम्हारे पास 10 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद में आता हूँ। फिर वो 10 मिनट के बाद आया, और 10 मिनट के बाद उसने जो भी कुछ पूछा, उसको बेचारे को कुछ नहीं आया। कुछ अजीब ही चीजें पूछ रहा था वो, ऐसे टर्म्स पूछ रहा था कि जब वो लड़का वापस आया मेरे पास, मैंने उससे पूछा तो कहता है उसने जो टर्म्स बताया ना, मैंने खुद भी नहीं सुने थे वो टर्म्स, मुझे याद ही नहीं है यार। ऐसे टर्म्स है वो, जो अब मे बी वो नेविगेशन से रिलेटेड चीजें पूछ रहा हो या जो भी पूछ रहा हो, क्योंकि वो नॉर्मल फिजिक्स वाले टर्म भी नहीं थे जो इतने टाइम से मैं पढ़ा रहा हूँ, जेई की फिजिक्स में भी मैंने नहीं सुने थे। कुछ अलग ही पूछने लगा वो उससे, और फिर उसके बाद पूछा, फिर उसके बाद कह दिया कि यू आर रिजेक्टेड। वो जो 10 से 20 मिनट की कॉल थी ना, उसके घर से आई थी, ठीक है। तो ये मैंने अभी तक केवल एक केस सुना है कि ऐसा हुआ, और उसके बाद आकर के वो कुछ भी पूछने लगा, और उन कुछ भी पूछने में से कुछ आंसर उसने दे दिए थे, कुछ नहीं दे पाया, तो उसको वहां से निकाल दिया। बट क्योंकि वो एक अच्छा स्टूडेंट था, एंग्लो से हट गया, तो वो दूसरी अच्छी कंपनी में चला गया। कई बार ऐसा हो जाता है कि आपके घर से एक कॉल आए और उसके बाद आपका मूड खराब हो जाए, तो फिर ये चीजें होती है, ठीक है। बट ये मैंने बहुत रेयर केस सुना। बट स्टिल मैं ये बोलूंगा कि जैसे अब देखो कुछ चीजें अपने हाथ में है, कि हो सकता है आपसे वो 3 इंडियन पोर्ट्स पूछे या 5 पूछे, आप 10 याद करके जाओ, 10 के 10 पूछ लेगा तो 10 बता देना। और यहां पे मैंने लिख भी रखे हैं वो सारे के सारे,
ठीक है, तो मुंबई पोर्ट जो है दैट इज द लॉन्गेस्ट पोर्ट, वहीं पे जेएनपीटी भी आ जाता है, बिगेस्ट कंटेनर पोर्ट, जेएनपीटी भी मुंबई का ही पार्ट है। देन कोलकाता पोर्ट, देन एक चेन्नई पोर्ट, कोचीन पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट, पैरादीप पोर्ट एंड ट्यूटिकोरिन पोर्ट। ठीक है, ये कुछ मेजर पोर्ट्स हो गए। इसके अलावा अगर आपको याद रखने होंगे तो और भी मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, याद रखने के लिए कुछ तरीके यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे ये लिख दिए मैंने। ठीक है, आप जाओगे तो आपको और भी बहुत सारे पोर्ट्स मिल जाएंगे। ये देखो, यहां से स्टार्ट करते हैं। कांडला पोर्ट, ये गुजरात के पास में है, कांडला पोर्ट, भावनगर, पोरबंदर, ठीक है, वेरावल, भरूच, सूरत, मुंबई, जेएनपीटी, रत्नागिरी, पणजी। तो ये वाले तो आप बोल सकते हो कि हाँ ये वाले इंपॉर्टेंट है, जो गुजरात और मुंबई वाले। ठीक है, रत्नागिरी पोर्ट बहुत रेयर ही कहीं यूज होता होगा, पंजिम वाला पोर्ट यूज होता है। ठीक है, मर्मागोवा, मैंगलोर, कोचीन, ये तो मैंने कभी यूज होते हुए सुना भी नहीं, लेकिन हो सकता होता हो। ठीक है, ट्यूटिकोरिन इंपॉर्टेंट है, चेन्नई का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर इसके बाद विशाखापट्टनम का इंपॉर्टेंट है, काकीनाडा पोर्ट भी इंपॉर्टेंट है, पैरादीप भी है, हल्दिया। इतने पोर्ट आपको, मतलब 10 पोर्ट तो आपको कम से कम याद रख लेने चाहिए। तो मैंने ये सारे के सारे पोर्ट के नाम और लोकेशन डाल दिया, आपको भी ये नाम और लोकेशन याद रखनी होगी। ठीक है, देन आते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे। तो देखो, जनरली तो अभी तक तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, अभी तक केवल ये पूछते हैं कि इंपॉर्टेंट पोर्ट बता दो, ये पूछ लेंगे कि कौन सी स्टेट में है ये पोर्ट, ये पूछ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं पूछते। अब अगर इस बार से ऐसे कुछ पूछे गए तो अपन ऐड करेंगे, अभी तक तो नहीं पूछे गए। ठीक है, हाँ, हर बार कुछ ना कुछ नया हो जाता है, तो अभी तक नहीं पूछा गया है। अगर बाई चांस पूछ लिया कि वहां से क्या ट्रांसपोर्ट होता तो वो भी पता करेंगे। अब बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, क्योंकि ये सबसे ज्यादा चर्चा में है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है कहां, किसके किसके बीच में, आपको क्लियरली दिख रहा है, ईरान और यूएई के बीच में है। किसको किसको कनेक्ट करती है तो आपको पता चल गया है, गल्फ ऑफ ओमान एंड पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करती है। ठीक है, और लोकेशन मैंने लिख दी है, बिटवीन ईरान एंड ओमान। किसको कनेक्ट करती है, पर्शियन गल्फ को, और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करती है। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि 20% ऑफ वर्ल्ड ऑयल ट्रेड यहीं से ही होता है। पूरी दुनिया का 20% ऑयल ट्रेड यहां से होता है। ठीक है, कल किसी को मैंने ये क्वेश्चन पूछा था और वो बेचारा बहुत कंफ्यूज हो रहा था। कौन था वो बच्चा? हाँ, ये देवराज उपाध्याय, ये कंफ्यूज हो रहा था। इसको हम लोग ये भी बोलते हैं कि ये ऑयल लाइफलाइन है। क्यों ऑयल लाइफलाइन है? क्योंकि यहां से, मैंने बताया, यहां से निकल करके पूरी एशियन कंट्रीज में ऑयल जाता है। ठीक है, इसको स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट भी बोला जाता है। चोक पॉइंट क्यों बोला जाता है तुम्हें अभी समझ में आ रहा होगा, अभी की सिचुएशन को देख करके। ठीक है, अच्छा, अब ये हो सकता है कि वो अभी ये पूछने लगे कि वॉर क्यों चल रही है। तो वॉर क्यों चल रही है? देखो, वॉर चलने के कई सारे अपने अपने रीजन है, और ये वॉर आज से चल नहीं रही है, बहुत पहले से चल रही है। ईरान और इजराइल का वॉर तो बहुत पहले से चल रहा है। ठीक है, बाकी ईरान को न्यूक्लियर कंट्री बनना था, फिर वो अमेरिका नहीं बनने देना चाह रहा था। और अभी अगर रियलिटी पे जाओगे तो ट्रंप ने जो अभी अटैक किया है, वो तो उसने क्यों किया है, जो कई लोगों का कहना है, जो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं जियोपॉलिटिक्स में, उनका कहना यह कि अभी जो एप्स्टीन फाइल ओपन हो गया था ना, वो मुद्दा हटाने के लिए उसने देखा कि हाँ भाई, ये इजराइल और ये तो अपना लड़ ही रहे हैं, तो चलो उड़ा देते हैं थोड़े दिन के लिए, तो वो हट जाएगा। तो वो एक्चुअल में हट गया है, लेकिन देखा जाए तो अभी अटैक होने के बाद फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ गई हैं। अब तुमसे अगर वो बोलेगा ना कि तुम किसी की साइड लो, तो तुम्हें नहीं लेनी है साइड, ये याद रखना। बी डिप्लोमेटिक, कोई साइड नहीं लेनी है कि हम ईरान की साइड में हैं, कि हम इजराइल की साइड में हैं, या हम यूएस की साइड में हैं। हम किसी की साइड में नहीं है फिलहाल, वॉर की तो साइड में ही नहीं है। वॉर होने से आपका ही नुकसान है, सबका ही नुकसान है, तो वॉर की साइड में हम है ही नहीं। ठीक है, तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तो तुम बोल दो कि अभी मेरे पास उतनी इंफॉर्मेशन नहीं है कि मैं अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू बनाऊं, या मैं अभी इस पर कोई पॉइंट ऑफ व्यू बनाना नहीं चाहता। बिल्कुल सिंपल, वहां से निकल लो। सर वैसे फिर इंडिया है किसकी साइड अगर जियोपॉलिटिकली देखे तो? जियोपॉलिटिकली तो इंडिया, देखो जियोपॉलिटिकली अगर आप देखोगे तो ये इंडिया किसकी साइड है ये कह पाना भी मुश्किल है, क्योंकि वैसे तो इंडिया इजराइल की साइड में रहता है, लेकिन इंडिया भी वॉर तो नहीं चाह रहा। इजराइल की साइड में रहता है, ईरान की साइड में उतना नहीं रहता, हालांकि ईरान से भी उसके काफी सारे काम निकलते रहते हैं। ठीक है,
और अभी जब बीच में ईरान में जब ये सब चल रहा था ना कि कई सारे लोग मारे जा रहे थे, वो जब तक खेमेनेई जिंदा था, तो वो क्या हो रहा था कि डेली 20-20-30 हजार लोग मर भी रहे, तब भी इंडिया कोई एक्शन नहीं ले रहा था उस पर, ना कोई एक्शन ना कोई रिएक्शन, कुछ भी नहीं कर रहा था, क्योंकि इंडिया के अपने खुद के कई सारे काम ईरान से निकलते हैं, ज्यादातर इजराइल से निकलते हैं। ठीक है, तो ये कह पाना कि एग्जैक्टली किसकी साइड था नहीं कह सकते, क्योंकि वो इजराइल को भी सपोर्ट कर रहा है और वो वॉर नहीं चाहता, ये भी श्योर है, इंडिया वॉर नहीं चाहता। लेकिन अभी अगर तुम ये देखोगे कि अब किसकी साइड है, अब तो बिल्कुल ही नहीं बोलना कि किसकी साइड है। पहले तो फिर भी इजराइल की साइड हम बोल सकते थे कि हाँ पार्शियली इजराइल की साइड है, हालांकि काम दोनों से निकलते हैं, याद रखना। अगर तुम्हें ये देखना हो ना तो थोड़ी जियोपॉलिटिकल मूवीज देखा करो, जैसे अभी तेहरान आई थी एक बीच में, अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया के काफी सारे काम वहां से भी निकल रहे हैं, तो हम ऐसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते, भले ही आप चाहो या ना चाहो, लेकिन किसी भी कंट्री को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। हर एक कंट्री में कुछ अच्छी और कुछ बुरी चीजें हैं, ठीक है, और उनसे अपने काम निकलते रहते हैं, तो कोई भी ऐसा नहीं कर सकता कि अच्छा ये खराब कर रहा है चलो इसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। उस कंट्री में क्या हो रहा है ये मेनली वहां की पॉपुलेशन डिसाइड करती है कि क्या होना चाहिए। जैसे ईरान में एकदम ही तख्ता पलट हो गया, वो मर गया, या वहां पे कई लोग मर रहे थे पहले, तो भाई वहां की पॉपुलेशन ने ये सब डिसाइड किया है। अगर आपसे रैंडमली कोई पूछेगा कि यूएस में क्या चल रहा है और आप किसकी साइड हो, आप किसी की साइड नहीं हो, आप अपनी साइड रहो केवल। बी डिप्लोमेटिक कि हम यूएस में इसकी साइड है, हम यूएस में उसकी साइड है, नहीं, यूएस में तुम्हारा क्या लेना देना भाई, यूएस तुम्हें कुछ दे भी नहीं रहा अभी, और ना तुम्हारा कोई लेना देना है, हम किसी की साइड नहीं है। तो जब भी आपसे वॉर रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, वो अब उससे रिलेटेड देखो, पोर्ट्स जो है ये जरूर याद कर लो। आज तक तो मैंने भी नहीं देखे थे ये वाले पोर्ट्स, जब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आया तो मैंने फिर ये निकाले वहां से कि ये बंदर अब्बास ईरान में है, जाबेल अली यूएई में है, रास्ता नूरा यहाँ सऊदी अरेबिया में, हमाद पोर्ट है, 4-5 पोर्ट याद कर लो यहाँ के, ठीक है। अब इसके बाद आती है देखो इंपॉर्टेंट सी रूट्स की बात। यार देखो क्या है, सी रूट्स अगर हम देखने जाएंगे ना तो बहुत सारे हैं। आप देखो ये जो मैंने डायग्राम दिया है, जो मैं भेजूंगा आपके पास में, इसमें 2 तरीके के वो बने हैं सी रूट्स। एक जो है जो थिक लाइन है, मोटी लाइन से, प्राइमरी सी रूट्स है, और एक जो है जो थिन लाइंस है, वो कैसे हैं, सेकेंडरी सी रूट्स है। क्या इतने सारे सी रूट तुम याद रख सकते हो? नहीं याद रख सकते हो। वो तुमसे इंपॉर्टेंट सी रूट्स ही पूछेगा। इंपॉर्टेंट सी रूट्स पूछने का मतलब क्या है कि वो हो सकता है, क्योंकि जनरली तो कैसे सी रूट पूछे जाते हैं कि जी हमें इंडिया से जाना है चाइना, इंडिया से जाना है इंडोनेशिया, इंडिया से जाना है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया से जाना है यूके, तो बताओ हम कैसे जाएंगे, ठीक है। या बोल देगा कि इंडिया से जाना है हमें यूएस, तो हम कैसे जाएंगे। तो आपको यही वाले याद रखने हैं मेनली। और फिलहाल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एक दो, हाँ ये जो 2 सी रूट मैंने बताया ना, काफी सारी चीजें तो आपसे इसी से पूछता है। बोल देगा कि आपको जाना है इंडिया से, सपोज करो ईरान जाना है, ठीक है, या इंडिया से इधर सऊदी अरेबिया जाना है, ठीक है, या फिर बोलेगा कि इंडिया से निकल करके आपको इधर जाना है, वो जिब्राल्टर पोर्ट की तरफ जाना है, तो कैसे जाओगे। तो ये जो 2 रूट हैं, एक जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल रहा है, अब वो क्या है, ईरान सऊदी अरेबिया यहां से निकलता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलता है, बाद में कहां पे आता है, गल्फ ऑफ ओमान में आता है, गल्फ ऑफ ओमान के बाद में कहां गया, अरेबियन सी में आएगा, अरेबियन सी से यहां नीचे आया, ठीक है। अब एक रास्ता तो क्या है कि वो यहां से सीधा निकल जाए, ठीक है। दूसरा रास्ता क्या है, वो यहां पाक स्टेट जाए, फिर अंडमान सी में एंटर करे, और फिर उसके बाद यहां पे आए, फिर उसके बाद स्ट्रेट ऑफ मलाका, फिर साउथ चाइना सी। तो ये डिपेंड करता है कि ये कौन कौन सी कंट्रीज से होकर के जाने की बात हो रही है, क्योंकि जो एक तो हमें ऐसा दिखता है कि अरे सर ये आसान रास्ता है, यहां से चलो, लेकिन बात ये कि वहां पे फ्यूल कितना लगने वाला है, वहां की सी की कंडीशन क्या है। दूसरी बात ये कि जो आपके पास सामान है वो आपको कहां कहां पे उतारना है या लेना है, लोडिंग अनलोडिंग भी तो है, तो कहां से उतारना है कहां से लेना है ये भी तो देखना पड़ेगा। तो हम जनरली वो सी रूट प्रीफर करते हैं जिसमें मैक्सिमम कंट्रीज कवर हो रहे हो। तो जैसे अगर वो बोलेगा यहां से जाना, तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई इधर आएंगे, पहले अरेबियन सी में आएंगे, फिर यहाँ पे आएंगे, फिर पाक स्टेट में जाएंगे, फिर पाक स्टेट से इधर आ जाएंगे अंडमान सी में, अंडमान सी से फिर हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आ जाएगी स्ट्रेट ऑफ मलाका, साउथ चाइना सी। अब साउथ चाइना सी से आप हांगकांग चले जाओ, साउथ चाइना सी से आप यहाँ पे चाइना में चले जाओ, ईस्ट चाइना सी है। एक चीज याद रखो, ये बीच में दिखाई पड़ रहा है, ये है येलो सी, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के साइड में, यहाँ पे है येलो सी, ठीक है।
यहां से जापान जाना हो तो यहां से आप जापान जा सकते हो, यहां से फिलीपींस जाना हो तो फिलीपींस जा सकते हो, यहां से ही नीचे ऑस्ट्रेलिया जाना हो तो आप यहां से ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो। एक तो ये इंपॉर्टेंट रूट है, मतलब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, अरेबियन सी, इंडिया आ गया, मुंबई आ गए, मुंबई से अगर नीचे जाओगे तो इधर जाओगे, पाक स्ट्रेट आ गया, फिर ये वाला पूरा बे ऑफ बंगाल से होते हुए और अंडमान सी से होते हुए इधर आ गए, तो ये पूरा इधर कनेक्ट कर देता है। दूसरा वाला कौन सा है? दूसरा वाला ये है कि मुंबई से निकले यहां से, ठीक है, अरेबियन सी में गए, गल्फ ऑफ एडन, बाबल मंडप, रेड सी, सुएज कनाल, मेडिटेरेनियन, फिर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। आप जैसे आप अटलांटिक में घुसोगे, अटलांटिक से आप यूएस जा सकते हो, ऊपर की साइड में यूके जा सकते हो, जो यूएस यूके ही पूछता है, ज्यादा कुछ पूछता नहीं है। यस, रशिया जाने के लिए आप दोनों तरफ से जा सकते हो, यूरोपियन से भी जा सकते हो, आप इधर से भी जा सकते हो रशिया, ठीक है। वो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि पास किधर से पड़ेगा, बात फर्क इस बात से, दोनों रास्ते ही करेक्ट है। बात यह है कि आपको कौन कौन सी कंट्रीज से होकर के जाना है, कहां पे लोडिंग और अनलोडिंग हो रही है आपकी, मेन बात यह है। तो आप रशिया वहां से भी जा सकते हो, रशिया यहां से भी जा सकते हो। मिल जाते हैं, हाँ। अगर उसने ऐसे क्वेश्चन पूछा कि हमें इंडिया से यूके वो यूएसए जाना है, तो मतलब इधर रशिया वाली साइड से होकर भी जा सकते हैं, इधर से जाना पड़ेगा। मैंने बोला आप दोनों तरफ से होकर के जा सकते हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं एक साइड से जा रहे हो आप। अगर यहां से यूएस जाना चाहो तो आप यहां से भी जा सकते हो, ठीक है ना। लेकिन यहां से जो यूएस आएगा वो कौन सा वाला यूएस आएगा? वो आएगा अलास्का वाला। अगर तो अलास्का जाने की बातें कर रहा हूं, निकल जाओ यहां से अलास्का। लेकिन अगर वो यूएस बोल रहा है, लॉस एंजलिस वाली साइड बोल रहा है, तो फिर मैं सजेस्ट करूंगा कि ये वाला साइड बताओ, ठीक है। तभी मैं क्या बोल रहा हूं, लॉस एंजलिस भी तो उस साइड ही है शायद, लॉस अलास्का वाली। एंजलिस अलास्का में थोड़ी ना यार, लॉस एंजलिस अलास्का के नीचे ही तो है, साउदर्न साइड ही तो, कौन सी साइड चेक होती है? करो भाई, वेस्टर्न साइड। मेरे ख्याल से तो लॉस एंजलिस उस साइड पे नहीं होना चाहिए, एक बार देख लो फिर भी। पिछली स्लाइड में शायद देखा था, आप दिखाया था आपने। चेक कर लो एक बार। मेरे ख्याल से इस साइड में होना चाहिए लॉस एंजलिस। उधर ही अलास्का की साइड में है, इस साइड अलास्का के नीचे। हाँ ये अच्छा ठीक है, यहां पे भी, लेकिन वैसे दोनों तरफ से जा सकते हो। है तो खैर वो अलास्का के काफी नीचे, अलास्का के काफी नीचे। वहां पे जाने के लिए आपको करना पड़ेगा जो ये पनामा कनाल है, पनामा कनाल से निकल करके फिर आप जाओ। मतलब एक रास्ता तो आप सीधा सीधा यहां से उठा सकते हो कि यहां से गए गल्फ ऑफ एडन, बाबल मंडप, रेड सी, रेड सी के बाद हम यहां पे आ जाएंगे सुएज कनाल, मेडिटेरेनियन, मेडिटेरेनियन से स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, नॉर्थ अटलांटिक, और फिर वहां से पनामा कनाल से होते हुए हम निकल जाएंगे लॉस एंजलिस। या फिर दूसरा रास्ता ये भी है, इधर से भी आप जा सकते हो, नॉर्थ पैसिफिक की साइड से यहां से निकलोगे, यहां से निकलोगे और नॉर्थ पैसिफिक से भी उधर जा सकते हो। रास्ते दोनों तरफ से ही हैं। अगर आप कोई भी एक रास्ता बताओगे तो करेक्ट ही माना जाएगा, गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। बस हमें यह देखना होता है कि हम कहां से जा रहे हैं और कितनी कंट्रीज से होते हुए जा रहे हैं। और आपसे जो सी रूट्स पूछे जाएंगे वो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछे जाएंगे जो आपने कभी नहीं देखे, वो पूछे जाएंगे जो मोस्ट बिजिएस्ट है, सबसे ज्यादा बिजी सी रूट्स है वो ही पूछे जाएंगे। तो वो मैंने आपको 2-3 ऑलरेडी यहां पे दिखाई दिए जो आपसे पूछे जाएंगे। क्लियर है ना। बाकी तुम क्या करना, तुम अपनी तरफ से भी देखो कि अगर सपोज करो मुझे चाइना से यूएस जाना है तो मैं कैसे जाऊंगा, अगर मुझे चाइना से ऑस्ट्रेलिया जाना है तो कैसे जाऊंगा, चाइना से इंडिया जाना है तो कैसे जाऊंगा, और वो सी रूट्स ड्रॉ करके देखो तो तुम्हें अपने आप एक आइडिया मिल जाएगा कि हम कैसे कैसे कहां से जा सकते हैं। क्लियर है यार, ये सबको समझ में आ रहा है। इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स याद रखने जरूरी है, इंपॉर्टेंट कनाल्स याद रखने जरूरी है, इंपॉर्टेंट कंट्रीज पोर्ट्स याद रखने जरूरी है, तभी आप ये सारी चीजें मैच करा पाओगे। नाउ अब ये जैसे, हाँ मैंने ये भी डाल ही दिए वैसे कि जो बिजिएस्ट शिपिंग लेन्स हैं कौन कौन से हैं। बिजिएस्ट शिपिंग लेन जैसे इंग्लिश चैनल, एंडोवर स्ट्रेट, तो किसको किसको कहां से कनेक्ट कर रहा है, स्ट्रेट ऑफ मलाका किसको कहां से कनेक्ट कर रहा है, सुएज कनाल हो गया, पनामा कनाल हो गया, सिंगापुर स्ट्रेट हो गया, तो ये किसको किसको कहां से कनेक्ट कर रहे हैं। मेरा सजेशन क्या होगा कि तुम ये सारी चीजें मैप पे एक बार बना करके देखना कि ये कहां से किसको कनेक्ट कर रही है, इसके आसपास क्या क्या चीजें हैं, इसके थ्रू हम कहां पे जा सकते हैं।
इवन और क्या कर सकते हो, और ज्यादा अच्छा काम करना होगा तो मोस्ट बिजिएस्ट, या बिजिएस्ट डाल दो, मोस्ट बिजिएस्ट क्या होता है, बिजिएस्ट सी रूट्स, 4 बिजिएस्ट सी रूट्स। या ऐसे देखो कि एशिया से यूरोप जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे करके 3-4 वहां पे बना करके रखो अपने पास। क्लियर है? देन हाँ, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज थी ये, क्योंकि ये बीच में ही छूट गया था, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूं। कभी कभी टाइड्स पूछ लेते हैं कि टाइड्स क्या होते हैं और टाइड्स कैसे आते हैं, क्योंकि टाइड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जहां पे टाइड होता है वहां पे हम क्या बोलते हैं कि सी बहुत ज्यादा रफ है, और रफ सी में सेल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, रोलिंग पिचिंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो जनरली लोग रफ सी में ट्रैवल करना पसंद नहीं करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे रफ है, कहाँ पे नहीं है, कहाँ पे टाइड आ रहे हैं, कहाँ पे। पहली बात तो टाइड क्या है, तो टाइड होता क्या है पहले तो ये समझ लो। टाइड्स आर द राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल्स। भाई देखो, ये तुम्हें अर्थ दिखाई पड़ रही है, अब इसमें जितना भी ब्लू पार्ट है ये क्या है, सारा का सारा पानी है, ठीक है। अब ये पानी में कभी पानी ऊपर भी जा रहा है, कभी पानी नीचे भी आ रहा है। जितना ज्यादा रफ होगा मतलब उतने ही ज्यादा सी लेवल में अप एंड डाउन हो रहे होंगे। ये किसकी वजह से होता है, ये होता है मेनली मून एंड सन की वजह से, जिसमें मून का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सन का रोल थोड़ा सा लेसर है। क्यों लेसर है, क्योंकि सन का डिस्टेंस ज्यादा है और मून का डिस्टेंस थोड़ा सा कम है। मून पास में, थोड़ा सा नहीं काफी कम है, मून पास में है। तो मून क्या करता है, अब जैसे ऐसे समझ लो कि ये अर्थ है, इतना सारा पानी भरा हुआ है, ये यहां के पानी को अपनी साइड खींचने की कोशिश करता है ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, ठीक है। तो होगा क्या कि जैसे सपोज करो यहां पे कोई एक आध डायग्राम, हाँ जैसे ये डायग्राम दिख रहा है तुम्हें, ये वाला डायग्राम। अब यहां पे क्या कर रहा है, पानी को खींच रहा है ना, तो ये पानी इधर से इसका लेवल ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब मान लो कुछ ऐसी सिचुएशन है कि ये अर्थ है, यहां पे मून है, ठीक है, यहां पे मून है, यहां पे अर्थ है, और अगर ये वहां से पानी खींच रहा है अपनी साइड, तो क्या होगा, वाटर लेवल इस साइड थोड़ा सा बढ़ जाएगा और इस साइड बढ़ेगा तो इस साइड थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं टाइड। हिंदी में बोलते हैं ज्वार भाटा, ज्वार भाटा बोलते हैं। ज्वार भाटा मतलब क्या हो गया कि एक साइड वो उसका लेवल बढ़ गया और एक साइड उसका लेवल कम हो गया, ठीक है। तो ये होते हैं टाइड्स। अब टाइड में रोल मून का भी है और सन का भी है, ठीक है। अब यहां पे मैंने बताया 2 तरीके के टाइड्स होते हैं। हाई टाइड, इसको बोलते हैं, हाई टाइड को बोलते हैं ज्वार हिंदी में, और इसको बोलते हैं भाटा। हाई टाइड क्या है, व्हेन सी लेवल राइजेस तो वाटर मूव इनलैंड, व्हेन सी लेवल फॉल्स वाटर रिसीड्स, ठीक है। टाइड साइकिल कैसी होती है, 2 हाई टाइड्स एंड 2 लो टाइड्स एवरी डे, क्योंकि वो मून आपके चारों तरफ ऐसा घूम रहा है ना, तो 2 हाई टाइड्स होंगे और 2 लो टाइड्स होंगे डेली बेसिस पे, ठीक है। 2 अलग अलग तरीके के टाइड है, एक है स्प्रिंग टाइड और एक है नीप टाइड, ये याद रखो। एक है स्प्रिंग टाइड और एक है नीप टाइड। स्प्रिंग टाइड क्या होता है, वेरी हाई एंड वेरी लो, और नीप टाइड क्या होता है, मॉडरेट टाइड्स होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होते। तो स्प्रिंग टाइड में क्या होगा, स्प्रिंग टाइड में ऐसा होता है कि सन और मून या तो दोनों एक साइड आ जाए या दोनों ऑपोजिट साइड आ जाए, या तो दोनों एक साइड, मतलब ये क्या होगा, ये लाइन में रहेंगे। सन और मून और अर्थ जो है ये तीनों एक लाइन में रहेंगे। तो दोनों अगर एक ही साइड आ गए, जैसे सपोज करो कि अभी मैं तुम्हें दिखा रहा था आगे कि ये मून है, सपोज करो सन भी यहां पे आ गया, तो अब क्या करेगा, ये और खींचेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरे केस में हम सपोज करते हैं कि सन यहां पे आ गया, सॉरी ये अर्थ है, ये अर्थ है, मैंने यहां पे बना दिया मून और यहां पे बना दिया सन, ये आ गया सन और यहां पे आ गया मून। तो मून क्या करेगा, वो यहां से वाटर को अपनी साइड खींचेगा और सन क्या करेगा, यहां से वाटर को अपनी साइड खींचेगा। हाई टाइड अभी भी इस कंडीशन में रहेंगे, लेकिन जब ये तीनों लाइन में रहेंगे तभी ऐसा होगा। बट अगर वो 90 डिग्री पे हो गए, मतलब अर्थ बीच में रहेगा, सन ऊपर और मून 90 डिग्री पे, जैसा कि यहां दिख रहा है आपको, यहां पे दिखाई पड़ोगे, जैसे ये अपना मून घूम रहा है ना, मान लो ये मून यहां पे आ गया, यहां पे सन इस साइड था, मून इस साइड है। अब सन यहां पे खींच रहा होगा और मून यहां पे खींचेगा। देखना अब इस केस में होगा क्या, एक पेज और ऐड कर देता हूं। ये मैंने अर्थ बनाया है, ठीक है, ये अर्थ है,
यहां पे है, सपोज कर लेते हैं सन, और यहां पे आ गया है मून। ओके, सन क्या कर रहा है, ये इसके पानी को इस साइड खींचने की कोशिश कर रहा है, और मून क्या कर रहा है, ये इसके पानी को इस साइड खींचने की कोशिश कर रहा है। तो एक्चुअल में हाई टाइड यहां पे आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि मून भी अपनी साइड में खींच रहा है, इसलिए ये कैसा हो जाएगा, ये थोड़ा मॉडरेट हो जाएगा। तो जब ये 90 डिग्री पे होंगे तब नीप टाइड बोलते हैं उसको, और जब वो एक लाइन में आ जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग टाइड, क्योंकि उस टाइम पे हाई टाइड्स और लो टाइड, मतलब वहां पे जो वो लेवल होते हैं वो काफी ज्यादा हाई होते हैं। तो एक क्वेश्चन आपसे टाइड रिलेटेड भी पूछा जा सकता है, वो मैंने यहां पे आपको मेंशन कर दिया है, ठीक है। अब आगे जो क्वेश्चंस हैं वो उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कवर हम सारे के सारे करेंगे। यहां तक के जो क्वेश्चन थे ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब आगे के क्वेश्चंस मैं बता देता हूं पहले क्या क्या और पूछा जा सकता है। आगे के क्वेश्चन में आपसे सोलर सिस्टम पूछ सकते हैं, आगे के क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा प्लैनेट सबसे बड़ा है, कौन सा प्लैनेट सबसे छोटा है। हो सकता है आपसे कुछ गैलेक्सीज के नाम पूछ लिए जाए, अपनी वाली गैलेक्सी का नाम पूछ लिया जाए। तो एक तो सोलर सिस्टम से रिलेटेड हो सकता है, दूसरा आपसे ये पूछ सकते हैं कि वेदर क्यों आते हैं और क्यों नहीं होते हैं। तीसरा क्या पूछ सकते हैं कि अर्थ अपनी एक्सिस से थोड़ा सा टिल्टेड क्यों है, 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है तो वो क्यों है, ये पूछा जा सकता है। और क्या पूछ सकते हैं, जितना अब तक पढ़ा इन्हीं में से बिगेस्ट स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, ये सब चीजें पूछ सकते हैं। सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है, सबसे छोटा पोर्ट कौन सा है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है, सबसे बड़ा देश कौन सा है, सबसे छोटा देश कौन सा है, ठीक है, ये सब चीजें पूछ सकते हैं। माउंटेन्स भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि माउंटेन रेंज कौन कौन सी है, लेकिन वो मतलब वो बहुत ही रेयरेस्ट है कि अगर पूछा जाए आपसे, बट कवर हम लोग इसको आगे जाकर के सारे करेंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब आज थोड़ा सा इंडिया वाला पार्ट मैंने पहले डाल दिया है, तो पहले इंडिया वाला पार्ट देख लेते हैं, क्योंकि कुछ कुछ जगह पर ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगेन मैं थोड़ा फास्ट ही पढ़ाऊंगा, जल्दी खत्म कराने की कोशिश करूंगा। तुम लोगों को क्या करना है, उसको थोड़ा इलाबोरेट करके, जो भी नोट्स मैंने ऐसे बना दिए हैं कि वो जब तुम्हारे पास में आएंगे तो काफ़ी अच्छे नोट्स हैं, रिवाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया है, ठीक है। नाउ इंडियन स्टेट एंड देयर कैपिटल्स, ये पूछते हैं आप जिस स्टेट में हो गया, जिस रीजन में होगे, वहां से रिलेटेड 4-5 स्टेट और उनके कैपिटल, उनके चीफ मिनिस्टर्स और उनके गवर्नर्स याद करके जाना, ये पूछ लिया जाता है। क्या क्या पूछ लिया जाता है, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, कैपिटल और आसपास के स्टेट्स जितने भी हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ नॉर्थ इंडिया में है, कौन कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है, तो इसका कैपिटल कौन सा है, शिमला। पंजाब का कौन सा, पंजाब और हरियाणा दोनों का क्या है, चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ को यूटी भी बोलते हैं, यूनियन टेरिटरी, ठीक है। उत्तराखंड का कौन सा है, देहरादून। उत्तर प्रदेश का क्या है, लखनऊ, ठीक है। फिर नॉर्थ इंडिया के बाद ईस्ट इंडिया पे आओगे, देखो अब ये वाला नॉर्थ इंडिया है, ये वाला ईस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये वाले पार्ट सारे के सारे पता होंगे, ठीक है ना। ईस्ट इंडिया में क्या क्या आ रहा है, ईस्ट इंडिया में आ रहा है बिहार, पटना, बिहार की पटना है, झारखंड की रांची है, उड़ीसा की भुवनेश्वर है, वेस्ट बंगाल की कोलकाता है। देन वेस्ट इंडिया पे आओगे, वेस्ट इंडिया उस साइड आ गया, वहां पे कौन कौन सा है, राजस्थान का जयपुर, गुजरात का गांधीनगर, महाराष्ट्र का मुंबई, गोवा का पणजी। और साउथ इंडिया में आओगे, ये इधर आ गया साउथ इंडिया, तो साउथ इंडिया में कौन कौन सा है, कर्नाटका का बेंगलुरु, केरला का तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु का चेन्नई, तेलंगाना का हैदराबाद, आंध्र प्रदेश का अमरावती, ठीक है। और उसके बाद देखो नॉर्थ ईस्ट देखने में छोटा पोर्शन है, लेकिन स्टेट यहां पे है, आसाम का दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, नागालैंड का कोहिमा, मणिपुर का इम्फाल, मिजोरम का आइजॉल, त्रिपुरा का अगरतला, मेघालय का शिलोंग, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं। वैसे तो मैं तो सजेस्ट करूंगा सारे के सारे याद कर लो तो सबसे अच्छा रहता है। यस, क्या हिमाचल की 2 है भाई, तुम हिमाचल से हो, तुम मुझे इस बात के बारे में बताओ, मुझे तो शिमला ही पता है। चंडीगढ़ है दूसरी सर, शायद चंडीगढ़। अच्छा ऐसा होगा कि सर्दी में कोई और है और गर्मियों में कोई और है। मैंने JNK का सुना हुआ है, हिमाचल नहीं का सर, मुझे शायद नहीं हिमाचल पंजाब की एक ही तो है चंडीगढ़। हिमाचल पंजाब की ना बाबू, पंजाब और हरियाणा की। अच्छा हाँ सॉरी, पंजाब हरियाणा की, वो कंफ्यूज हिमाचल हो की गया। अलग है। हाँ। हिमाचल की हाँ अलग है, हिमाचल की। JNK में ऐसा है कि JNK में क्या है कि गर्मियों के टाइम पे रखते हैं श्रीनगर और सर्दियों के टाइम पे रखते हैं जम्मू।
लेकिन अगर हिमाचल में भी है तो मुझे आइडिया नहीं, एक बार चेकआउट कर लेना यार फिर भी अपनी तरफ से, ठीक है। क्योंकि देखो क्या है कि मैं इसमें, खैर ये तो नाम नहीं बदलते हैं, ये तो मोर और लेस सेम ही रहते हैं। अगर कोई ऐसा एक आध स्पेशल केस होगा तो चेक कर लेना। वैसे मेरे ख्याल से तो लगभग सारे के सारे मैंने शुरू से ऐसे ही पढ़े, फिर भी एक बार चेक कर लेना। पर हाँ, आगे जाकर के कुछ चीजें मैं बताऊंगा जो बदलती रहती हैं। क्या 2-2 बार आ गया क्या? फिर आते हैं यूनियन टेरिटरीज पे। यूनियन टेरिटरीज में देखो, दिल्ली ये यूनियन टेरिटरी है, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली या दमन दीव, ठीक है, ये दोनों सेम ही है, दमन दीव और दादर नगर हवेली सेम, 2 बार नाम इसका आ गया है। ऐसे ही यहाँ पे लद्दाख का नाम 2 बार आ गया है। टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। डायग्राम में तुम्हें 10 दिख रहे हैं, 10 नहीं है। क्यों 10 नहीं? क्योंकि ये जो है, ये वाला, अरे यार कलर भी, चलो ठीक है, एक ये वाला आपको और ये वाला दोनों सेम दिख रहे हैं, और यहाँ पे ये वाला और ये वाला दोनों सेम दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 एक ही हैं, इस वजह से टोटल कितने 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। यूनियन टेरिटरीज आपसे पूछे जा सकते हैं, तो वो आपको याद रखने हैं। कुछ तो अलग ही काम हो रहा है आज। देन यूनियन टेरिटरीज की कैपिटल भी मैंने यहाँ पे डाल दी है। जैसे अंडमान एंड निकोबार के लिए क्या है, पोर्ट ब्लेयर है। चंडीगढ़ के लिए सेम चंडीगढ़ ही है। दादरा नगर हवेली के लिए दमन, दिल्ली के लिए दिल्ली है, J&K के लिए श्रीनगर और जम्मू है, मैंने बता दिया। विंटर में ये, समर में ये है, विंटर में ये है। लद्दाख के लिए कौन सा है, लेह। लक्षद्वीप के लिए कवराती है, पुडुचेरी के लिए पुडुचेरी ही है, ठीक है। वैसे जनरली वो कैपिटल्स नहीं पूछते हैं, वो केवल यूनियन टेरिटरीज के नाम पूछते हैं, तो वो तुम्हें याद रहने चाहिए। देन क्या हो गया, रिसेंटली हुआ होगा तो चेक कर लेना। अगर रिसेंटली अगर ये चेंज हुआ है तो आपको ये चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आज चेक कर रहा था तो मुझे तो यही मिला है, पोर्ट ब्लेयर ही मिला है, श्री विद्यापुरम। एक बार चेक कर लेना भाई सभी लोग, अगर रिसेंटली कोई चेंज हुआ हो तो, हुआ है चेंज तो वो डाल दो, श्री विद्यापुरम, विजयापुरा, हो सकता है इस जगह का नाम चेंज कर दिया हो, ठीक है। वो तो फिर तुम पोर्ट ब्लेयर बोलोगे तो भी कोई उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, जगह का नाम अगर चेंज हो गया है तो। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, इंपॉर्टेंट रिवर्स। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिवर्स है, ठीक है, या 5 रिवर्स ऑफ इंडिया ऐसे पूछ लेगा। तो मैंने रिवर्स को 2 अलग अलग कैटेगरी में डाला है। एक वो है जो हिमालयन रिवर्स है, मतलब ये ऊपर की तरफ है, जो हिमालय से निकल रही हैं, और दूसरी कौन सी है, पेनिनसुलर रिवर्स, जो नीचे पेनिनसुला वाला रीजन है, इसमें जो रिवर्स हैं उनके हिसाब से नाम डाले गए। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं, मैंने फिलहाल यहाँ पे इंपॉर्टेंट वो 10 नाम डाल रखे हैं। एक तो हो गया गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और इंडस, ये 4 बड़े बड़े रिवर हैं, ठीक है। लेकिन इसमें और भी कई सारे रिवर हैं यहाँ पे। जैसे अब गंगा, अगर आप यहीं पे देखोगे ना तो यहां से पाकिस्तान जाने वाले ही 4 रिवर हैं। इंडस है, झेलम है, रावी है, ताप्ती है, ब्यास खैर पंजाब की तरफ जाता है। तो ये 4-5 रिवर तो तुम्हें यहीं मिल जाएंगे। ब्रह्मपुत्र यहाँ पे जाता हुआ दिखाई पड़ जाएगा, गंगा यमुना यहाँ है। लखनऊ के पास जाओगे तो गोमती रिवर भी मिल जाता है, ठीक है। तो वो कई सारे रिवर वहां पे। उसके बाद इधर वाले रीजन में आओगे तो यहाँ पे कौन कौन सा है, गोदावरी है, कृष्णा रिवर है, कावेरी है, नर्मदा है, ताप्ती है एंड महानदी है। तो ये कुछ रिवर्स यहाँ पे मैंने बता दिए, सारे के सारे नहीं, लेकिन 5 नाम कम से कम याद रख करके चलो। एक चीज और है, इस नोट्स के एंड में बिगेस्ट, डीपेस्ट, ये वाले जरूर कर लेना। फिलहाल तो मैं क्या कर रहा हूं, जनरलाइज करके बताते जा रहा हूं। बिगेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, बिगेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड, डीपेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, डीपेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, डीपेस्ट ओशियन, डीपेस्ट पोर्ट, ये सब चीजें कर लेना, क्योंकि ये पूछी जा रही है बिगेस्ट एंड डीपेस्ट करके, ठीक है। तो यहां देखो, मैंने ये जो दूसरा डायग्राम बनाया था ना, उसमें ये कई सारी रिवर्स दिखा रखी है। अगर आप यहां देखोगे तो ये इंडस वाली, अभी वो इंडस वाटर ट्रीटी का नाम तुम लोगों ने सुना होगा बीच में, जब पाकिस्तान में लोग बोल रहे थे कि खाना तो पहले से ही नहीं था, पानी भी आना बंद हो गया है, ठीक है। वो यही वाली ट्रीटी थी। और
हमारे पुराने वाले पॉलिटिशियंस इतने महान थे कि उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि यहाँ पे इंडिया में पानी की सप्लाई कैसी हो रही कैसी नहीं हो रही, पंजाब में जाएगा पानी कि नहीं जाएगा। उनका ही कहना था कि 60% वाटर पाकिस्तान जरूर जाएगा। ठीक है, बहुत ही महानता थी कि अपन भूखे बैठे रहेंगे लेकिन सामने वाले को जरूर खिलाएंगे। तो ये खैर अभी तो अलग ही चल रहा है कहानी। इंडस, फिर ये झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ये पंजाब से जाता हुआ है, ये ब्यास। ठीक है, जो हम लोग इंदिरा गांधी चैनल की बात बार बार करते रहते हैं वो ये है कनाल, इंदिरा गांधी कनाल, वो यहाँ पे है। इस साइड पे आओगे, अब देखो यहाँ पे चिनाब और रावी, ये चिनाब और रावी यहां से है जो आगे इधर निकल जाती है कश्मीर से होते हुए। ठीक है, ये वो कैलाश मानसरोवर वाली जगह है, कैलाश मानसरोवर, राक्षसताल लेक, और यहीं से ही वो ब्रह्मपुत्र यहां से निकलती है जो आसाम तक जाती है। ठीक है, बाकी गंगा यमुना, यहाँ पे देखोगे गंगा यमुना यहां से निकलती है, गोमती भी यहाँ पे है, यमुना यहाँ पे है, शारदा यहाँ पे है। ठीक है, इसके अलावा जब एमपी में जाओगे, एमपी में एक दो नदी एमपी में बहुत फेमस है, बेतवा नदी, ठीक है, चंबल, चंबल वाली नदी जो चंबल, बेतवा, ये सब भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो खैर क्या है, वो आपसे नाम ही पूछेगा, अब वो लोकेशन भी नहीं पूछेगा, हो सकता है कभी पूछ ले लोकेशन, नहीं तो वो जनरली नाम पूछते हैं। तो मैंने ये सारे नाम यहां पे डाल दिए हैं सारे के सारे। अच्छा, अब चूंकि यहां पे क्या था, बीच में पेनिनसुला आ गया था, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे पेनिनसुला भी एक्सप्लेन कर देते हैं कि पेनिनसुला क्या होता है। क्या होता है पेनिनसुला? समझ गया, समझ गया। लैंड फॉर्म सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड एंड कनेक्टेड टू लैंड ऑन 1 साइड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुला। तो मैंने लास्ट में डाल भी दिया है कि आपका असाइनमेंट क्या है। आपका असाइनमेंट है कि मैंने तो खैर इंडिया तो पेनिनसुला है, ये पेनिनसुलर रीजन है इसका। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको देखना है कि और कौन कौन से पेनिनसुला है, कम से कम 5 पेनिनसुला और ढूंढ करके लाना। मिडिल ईस्ट में कई सारे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, मिडिल ईस्ट में मिल जाएगा, अफ्रीका में भी मिल जाएगा, अमेरिका में भी मिल जाएगा, और क्या बोलते हैं ये, हाँ वहां पे भी मिलेगा, और कहां पे मिल जाएगा, अलास्का भी पेनिनसुला बोल सकते हैं। ठीक है, और इधर यूरोप में भी मिल जाएगा, कई जगह पर आपको मिलेगा पेनिनसुला। तो आपको वो फाइंड आउट करने, वो लोकेट करने पेनिनसुला। तो 3 साइड से वाटर होगा, 1 साइड से लैंड फॉर्म होगा। ठीक है, अब कई बार वो डिफरेंस पूछ लेता है कि पेनिनसुला और आइलैंड में क्या डिफरेंस है। तो पेनिनसुला में 3 साइड वाटर होता है, 1 साइड लैंड होता है। आइलैंड में चारों तरफ क्या होता है, वाटर ही होगा। ठीक है, गल्फ कैसा होगा, वाटर इनलेट सराउंडेड बाय लैंड। गल्फ जो होता है वो उतना थोड़ा सकरा होता है, ज्यादा वाइड नहीं होता है, और बे जो होता है वो काफी वाइड होता है, जैसे बे ऑफ बंगाल है। तो बे ऑफ बंगाल देख रहे हो, पूरा सी लेवल का ही है, वो बहुत बड़ा सा है। क्योंकि इंडिया, बे क्यों बोलते हैं, क्योंकि इधर इंडिया है और दूसरी साइड पे वो दूसरे कंट्रीज हैं। हाँ, तो उनके बीच में वो काफी बड़ा चौड़ा सा रीजन है। ठीक है, कभी कभी ये डिफरेंसेस पूछ लेते हैं। अब इसके बाद आते हैं माउंटेन रेंजेस ऑफ इंडिया। बहुत रेयरली पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन, लेकिन अगर पूछा जाएगा तो आपको कुछ कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जैसे हिमालय के बारे में तो आपको ऑलरेडी पता ही है। अब हिमालय में क्या है कि हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, ये 3 माउंटेन रेंजेस हैं। देन अरावली रेंज जो अपने यहाँ गुड़गांव में भी है, ठीक है, जहाँ पे अपन लोग क्रिकेट खेलने जाते हैं, सिल्वर हिल्स के पास में वहाँ जो हिल्स दिखाई पड़ती हैं वो अरावली रेंज ही है। तो वो न्यू दिल्ली और राजस्थान होते हुए जाती है, वो अरावली रेंज होगी। 2 बार आ गया अरावली रेंज। फिर विंध्याचल वाली रेंज है जो एक्चुअल में क्या कहते हैं, नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करती है, वो विंध्याचल रेंज है। ठीक है, विंध्या रेंज। सातपुड़ा रेंज वो भी विंध्या रेंज के पास में ही है, उसको सातपुड़ा रेंज बोलते हैं। ईस्टर्न घाट इंडिया के ईस्ट साइड पे नीचे की तरफ घाट जाते हैं, और ऐसे वेस्टर्न घाट वेस्ट साइड पे नीचे की तरफ घाट जाते हैं, तो उनको ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट बोलते हैं। पूर्वांचल, पूर्वांचल तो सबने सुना होगा, वो यूपी के एकदम एंड में जाकर क्या था, पूर्वांचल वाला हिस्सा। तो अब इसमें देखो कई सारे हैं, हिमालयास, अरावली, विंध्या, सातपुड़ा, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हो। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, बहुत ही रेयर पूछा जाता है माउंटेन्स वाला। देन ये जरूर पूछा जाता है, लेंथ ऑफ इंडियन कोस्टल लाइन। ठीक है, इंडिया की कोस्ट का लेंथ कितना है। तो देखो इंडिया की हम बात करें, जो जैसे ये वाला इंडिया का मेनलैंड, और जब हम ये आइलैंड उठा लेते हैं, कौन कौन से आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार भी उठा लिया, लक्षद्वीप भी उठा लिया, उनका भी काउंट कर लेते हैं, तो 14, 16,
किलोमीटर अलग हो जाता है। दोनों को ऐड करोगे तो अराउंड कितना आ रहा है 7516 किलोमीटर, इतना करीब करीब आता है। तो ये आपको याद रखना है। मेनलैंड का 6100, ठीक है। अंडमान निकोबार एंड जो दूसरे आइलैंड है लक्षद्वीप आइलैंड है उनका ऐड करोगे तो 16 किलोमीटर, दोनों को ऐड करोगे तो इतना आ जाएगा। देन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन स्टेट्स, तो वैसे तो यहां पे मैंने सबके नाम लिख दिए फोटो वोटो लगा करके, वो तुम देख लेना। याद करने के लिए आप यहां से देख सकते हो। नॉर्थ इंडिया में जो स्टेट है एक बार हाँ अब देखो ये बता रहा हूं मैं, ये क्या होता है ये बदल जाते हैं। पता चला अभी किसी के इलेक्शन हो गए और अचानक से बदल गए, ठीक है। तो देख लेना अगर कोई बदला हुआ होगा, जैसे नीतीश कुमार शायद बदल गए ना, अब कौन आ गया वहां पे, अभी आया नहीं है। हाँ तो ये याद रखना, क्योंकि ये तो मैंने जो बनाया है ना ये इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एक स्टैटिक जीके होता है जो फिक्स रहता है। ये साथ वाले स्टेट से पूछता ज्यादा मतलब। हाँ पूछेंगे साथ वाले स्टेट की। अब जैसे अगर सपोज करो मैं यूपी से हूं तो मुझसे यूपी से रिलेटेड एमपी, उत्तराखंड, दिल्ली, यहाँ पे क्या हो रहा है ये सब पूछ लेंगे। तो ये जो है ना ये थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि मैंने कुछ लिखा है और हो सकता है वो बदल गया हो, ठीक है। तो आपको ये चेकआउट करना पड़ेगा। फिलहाल एक बार ये सारे के सारे नाम देख लो, या नोट करना चाहो तो फटाफट नोट कर लो, ठीक है। या बाद में देखना हो तो बाद में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। हाँ जाओ एक बार फिर भी चेकआउट कर लो सारे के सारे नेम्स, एक बार चेकआउट कर लो अपने अपने स्टेट के आसपास वाले, ताकि तुम्हें ये पता रहे कि मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा है। एक बार क्रॉस चेक कर लो सारे के सारे। कौन है हेमंत अभी इसमें क्या है, तो अभी करेंटली कौन है, हेमंत सोरेन है। झारखंड का है हेमंत सोरेन, ठीक है। और देख लो एक बार सभी लोग भाई अपने अपने स्टेट के देखो जरा, ढूंढो अपने आसपास के स्टेट के, कुछ गलती तो नहीं है। सर महाराष्ट्र का सही है। महाराष्ट्र का अभी इस समय कौन है, महाराष्ट्र का पहले तो वही था यार एक नाथ शिंदे, अभी कौन है, वही है तो ना अभी कोई देवेंद्र फडणवीस है। देवेंद्र फडणवीस। हाँ हो सकता है चेंज हुआ, बीजेपी ने अपना बना दिया हो। एक बार चेक करो एक बार जरा फिर से। फडणवीस है। फडणवीस अभी डिप्टी सीएम है एक नाथ शिंदे। हाँ एक बार चेक करो, सही बोल रही है, क्योंकि एक नाथ शिंदे पहले था, अभी वाले में शायद देवेंद्र फडणवीस है। एक बार देखो, है ना, सही बोल रहे हो देवेंद्र कहाँ पे है, महाराष्ट्र वेस्ट इंडिया में होगा। एक नाथ शिंदे अब शायद डिप्टी सीएम हो चुके होंगे और यहाँ पे आएंगे देवेंद्र फडणवीस। दिल्ली का तो सर बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत। हाँ दिल्ली का तो, दिल्ली यहाँ पे नहीं है, दिल्ली डाल देते हैं यार, मैं नॉर्थ इंडिया में ही दिल्ली डाल दे रहा हूँ। कोस्ट लाइन इंक्रीज हुई है अभी, कैसे एक बार चेकआउट करो। अच्छा एक बार मैं चेक करूंगा यार, क्योंकि मैंने ना आज ये दोनों पे चेक किया था, एक ये चैट जीपीटी पे और गूगल पे, दोनों पे क्रॉस चेक किया था। अभी अगर कुछ नया हुआ होगा तो वो ऐड कर लेना अगर हुआ हो तो। 11,098 और बढ़ने का कुछ रीजन नहीं दिया है। चलो ठीक है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, अपडेटेड क्या है 11,098.8। ठीक है, तो ये दिखा देना कि दिस वाज द ओल्ड डेटा, and this was the updated data. This is updated. Okay.
इसका मतलब ये है कि एआई के पास इंफॉर्मेशन पुरानी है। मैंने चैट जीपीटी और गूगल दोनों पे क्रॉस चेक किया था। मुझे पूरी तरीके से चैट जीपीटी पर भरोसा नहीं रहता कभी भी, इसलिए मैं कम से कम 2 एआई एक साथ लेकर के चलता हूं कि आंसर कौन सही दे रहा है। लेकिन एआई के साथ में एक पंगा है, एआई क्या करता है, जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन है ना वो ही यूज कर रहा होता है, करंट इंफॉर्मेशन यूज नहीं कर रहा होता है। ओके, देख लिया ना ये सारा का सारा, एक बार देख लिया। इसके बाद नेक्स्ट है गवर्नर्स। ये भी भाई बहुत ज्यादा पूछा जाता है, गवर्नर्स ऑफ इंडियन स्टेट्स। लेकिन ये गवर्नर्स कौन से पूछेंगे, अगेन आपके स्टेट के आसपास वाले। और ये भी कैसा है, ये भी फ्रीक्वेंटली चेंज होता है, तो ये हमें चेक करते रहना पड़ेगा। ये आपको टाइम एंड टाइम चेक करते रहना पड़ेगा कि कोई बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। पंजाब का गुलाब चंद कटारी कहां गया? पंजाब यहाँ, हरियाणा का भी चेंज हो गया है। ठीक है, मैंने फिलहाल तो मैंने वो लिख दिया है। आप लोग एक बार ये करना, इसमें जो भी नाम आपको चेंज करने होंगे आप अपनी तरफ से चेंज करते जाना, ठीक है ना। मैंने इसीलिए डाल दिया यहाँ पे अपनी चेक तरफ करना। से की चेंज हो ही वाली, हो सकता काफी सारे चेंज हो गए हो यहाँ पे, लेकिन इंपॉर्टेंट ये कि झारखंड आपसे का ये भी लिखा पूछा हुआ है। जा सकता है, इंपॉर्टेंट ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको क्या करना है, जो भी करंट डेटा होगा, मैं यहां लिख दे रहा हूं कि यूज करंट डेटा ओनली। सर झारखंड का क्या लिखा हुआ है? रमेश, एक सेकंड बेटा, झारखंड है कहां, पहले मुझे ये देखने दो। रमेश 22 करके कुछ लिखा है, रमेश 22। उत्तर प्रदेश का नहीं लिखा हुआ है, पुराना ही डेटा है ये बेसिकली। एक बार फिर भी मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि चेक कर लेना और करंट डेटा ही यूज करना अपनी तरफ से। जेमिनाई और उसमें मत जाओ, गूगल पे जाओ, और गूगल पे भी एआई पे नहीं, गूगल पे, हाँ नॉर्मल गूगल पे देखना। हाँ अच्छा, एक ये भी बहुत पूछते हैं, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट्स, कि पीएम कौन है, होम मिनिस्टर कौन है, डिफेंस मिनिस्टर कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, एक्सटर्नल अफेयर्स कौन है। ये तो यहां पे जो लिखे हुए ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये तो आपको वैसे भी याद होने चाहिए। इसके अलावा एक और जो यहां पे मिसिंग है वो है शिपिंग मिनिस्ट्री। शिपिंग मिनिस्ट्री मिसिंग है, वो आपको पता होनी चाहिए। हाँ एक बार देख लेना, शायद सरबनंदा है, देख लेना फिर भी, सर्बानंदा सोनोवाल ऐसा नाम है उनका। नहीं, मैंने क्या बोला, ये है कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज, SARBA, ठीक है। तो ए और बी को इधर उधर कर लेना, ठीक है ना, सर्बानंदा सोनोवाल। तो ये एक इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है, बाकी की मिनिस्ट्रीज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वहां पे थी तो मैंने ऐड कर दी है। और अगेन यहां पे भी डेटा चेक करते रहना, और क्या करना है यहां पे भी आपको यूज करना है कौन सा वाला डेटा, करंट डेटा। चेंज होता रहता है टाइम एंड टाइम, तो आपको ध्यान देना है थोड़ा सा। ये डायनेमिक जी का पार्ट होता है, ठीक है। देन सोलर सिस्टम, ये स्टैटिक डीके का पार्ट होता है, लेकिन इसमें भी कुछ कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं, जैसे प्लूटो हट गया है, बहुत पहले प्लूटो था, अब प्लूटो नहीं है सोलर सिस्टम में। तो सोलर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहां पे लिखे हुए हैं। कभी कभी वो पूछ लेता है कि सोलर सिस्टम क्या है, सन एंड 8 प्लैनेट्स, प्लस यहां पे जैसे अर्थ के पास में मून है, वैसे ही सबके अपने अपने मून्स भी हैं, सारे याद नहीं रखने हैं। एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स एंड मीटियोर्स, इनको सबको मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, सोलर सिस्टम, ठीक है। अब सोलर सिस्टम में क्या है, यहां सन यहां पे रहेगा बीच में, और बाकी सारे के सारे प्लैनेट्स ऐसे रहेंगे। प्लैनेट्स याद करने का अपना एक तरीका है, आप ऐसे याद रख सकते हो, इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स को हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल, और टेरेस्ट्रियल में कौन कौन सा है, सबसे पहला मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स। फिर मार्स के आगे जैसे ही जाओगे आउटर प्लैनेट्स में, ठीक है,
तो आउटर प्लैनेट्स में जाओगे, यहां पे कहीं लिखा होगा, हाँ जैसे यहां पे जाओगे आउटर प्लैनेट्स में, तो मार्स के बाद आता है नेक्स्ट जुपिटर, देन सैटर्न, देन यूरेनस एंड देन नेपच्यून। ठीक है, अब क्या है कि इसके और इसके बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ये आउटर प्लैनेट्स यहां लिखा होगा मैंने कहीं पे एक जगह पर, जैसे इनर प्लैनेट लिख दिया मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। फिर ये जो है ये रॉकी है, स्मॉलर है, क्लोजर टू सन है। आउटर प्लैनेट्स हैं जो वो गैस जायंट से बड़े बड़े हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून्स। और इसके बीच में काफी सारी चीजें आती हैं, काफी सारे मीटियोर्स और काफी सारे एस्टेरॉइड्स, वो सारी की सारी चीजें आती हैं। किसके बीच में? इनर और आउटर के बीच में। ठीक है, जुपिटर और मार्स के बीच में। जुपिटर और मार्स मैंने बोला ना, हाँ ये लिखा हुआ है एक्चुअली। इनर आप ऐसे समझ लो कि जो इनर वाले हैं ना, उनकी एक खास बात है कि वो हॉट एंड रॉकी है। हॉट एंड रॉकी मतलब एक तो वहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, रॉकी का मतलब वहां पे रॉक्स ज्यादा है। और जो आउटर है वो कैसे हैं? वो बड़े ज्यादा है। ये वाले छोटे होंगे, पहले वाले 4 छोटे हैं, बाद वाले 4 जो है वो बड़े हैं साइज में। दूसरी बात, वहां पे गैस ज्यादा है, गैस जायंट्स बोलते हैं उनको। ठीक है, तो इनर वाले में मैंने क्या लिखा हुआ है? हॉट एंड रॉकी। आउटर वाले में क्या लिखा हुआ? बिग एंड गैशियस। और जायंट्स भी हैं, साइज में भी बड़े हैं, ये वाले साइज में छोटे हैं। ठीक है, और इनके बीच में मतलब कि जो इनर वाला लास्ट है दैट इज मार्स, और आउटर वाला जो फर्स्ट है दैट इज जुपिटर, उसके बीच में पूरी एक एस्टेरॉइड बेल्ट आती है। तो बस ये कुछ चीजें तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। वो तुमसे हो सकता है नेम ऑफ प्लैनेट्स पूछ ले, इनर प्लैनेट्स पूछे, आउटर प्लैनेट्स पूछ ले, ये सब पूछ सकता है। देन यहां पे देखो, अच्छा मैंने ये डायग्राम भी एक बना रखा है कि आप यहां पे जाओगे तो अर्थ के सबसे पास में जो है मरकरी, देन वीनस, देन अर्थ, देन मार्स, देन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। सबसे बड़ा कौन सा है? जुपिटर है। ठीक है, और सेकंड नंबर पे सैटर्न है, लेकिन इसके पास ये फेमस क्यों है? इसके पास जो रिंग्स बने हुए हैं ये उसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है। लाइफ केवल अर्थ पे ही है। ये सब छोटी छोटी चीजें तुम्हें ऑलरेडी पता ही होंगी, सारी की सारी बातें। अब सोलर सिस्टम किसका पार्ट है? तो सोलर सिस्टम मिल्की वे का पार्ट है। मिल्की वे क्या है? तो मिल्की वे एक गैलेक्सी है जिसमें बहुत सारे सोलर सिस्टम्स हैं। मिल्की वे एक गैलेक्सी, गैलेक्सी क्या होती है? जो गैलेक्सी आप ऐसे समझ सकते हो कि एक बहुत बड़ा सिस्टम है जिसमें काफी सारे सोलर सिस्टम आते हैं, काफी सारे स्टार्स आते हैं, उसको हम बोल देते हैं, स्टार्स एंड प्लैनेट्स आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? गैलेक्सी। अपनी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे। ठीक है, तो आवर सोलर सिस्टम इज इन मिल्की वे गैलेक्सी। ये पूरी मिल्की वे गैलेक्सी है। मिल्की वे गैलेक्सी में यहां कहीं छोटा सा अपना सोलर सिस्टम है, ये अपना सोलर सिस्टम है। अपना सोलर सिस्टम कहां पे है? ये ओरायन आर्म में है। मिल्की वे का एक आर्म है जिसको हम बोलते हैं ओरायन आर्म। ठीक है, तो ये ओरायन आर्म में है। ये नाम जरूर याद रखना यार। ठीक है, ओरायन, हो सकता है ये पूछ लिया जाए। यहां तक क्लियर है? अब इसके बाद वाली चीजें बहुत कम पूछी जाती हैं, लेकिन फिर भी बाई चांस अगर पूछी जाए तो मैं बता दे रहा हूं। सोलर सिस्टम अपना सबसे छोटा सिस्टम है। ठीक है, सोलर सिस्टम के बाद मतलब अगर उससे बड़ा सिस्टम देखोगे तो क्या आता है? गैलेक्सी। और गैलेक्सी में अपने वाले गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी। सबसे बड़ी वाली गैलेक्सी का नाम कभी शायद कभी पूछा गया हो, एंड्रोमेडा बोलते हैं उसको। ठीक है, देन गैलेक्सीज को मिलाकर के जो बनेगा वो हो जाता है लोकल ग्रुप। उसको हम क्या बोलते हैं? लोकल ग्रुप। दैट इज ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज। इन लोकल ग्रुप्स को अगर आप मिलाओगे तो बनता है सुपर क्लस्टर। उन सुपर क्लस्टर्स को भी आप मिलाओगे तब बनेगा आपका यूनिवर्स। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि सबसे बड़ा क्या है? यूनिवर्स है। यूनिवर्स के बाद फिर सुपर क्लस्टर आता है, सुपर क्लस्टर के बाद क्या आता है? लोकल ग्रुप आता है, उसके बाद क्या आती है? गैलेक्सीज आती हैं, उसके बाद क्या आता है? सोलर सिस्टम। यस, क्लोजेस्ट है। ठीक है, क्लियर है? ये सबसे बड़ी गैलेक्सी कौन सी? एक बार चेक करना। मुझे ऐसा याद था कि शायद एंड्रोमेडा सबसे बड़ी है, सबसे क्लोजेस्ट है। वो भी चाहो तो, वैसे पूछता तो नहीं है लेकिन अगर लिखना चाहो तो लिख लेना।
आई से, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये सब नहीं पूछेगा, पूछेगा मैक्सिमम अपना सोलर सिस्टम, उसके ऊपर पूछेगा तो अपना गैलेक्सी या गैलेक्सी क्या होता है, ठीक है, यहां तक भी नहीं पूछता है। बट फिर भी नाम याद रखने में कुछ जा नहीं रहा है। अगर आप देखोगे तो यूनिवर्स, यूनिवर्स के बाद यूनिवर्स किससे मिलकर बना है, सुपर क्लस्टर से, सुपर क्लस्टर किससे मिलकर के बने, लोकल ग्रुप से, लोकल ग्रुप किससे मिलकर के बने, गैलेक्सीज से, गैलेक्सीज किससे मिलकर के बना है, बहुत सारे स्टार्स एंड प्लैनेट से, प्लस सोलर सिस्टम से। अब इसके बाद एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई सीजन्स, जो मौसम आते हैं ना, सर्दी, गर्मी, बारिश, वो सब क्यों आते हैं यहाँ पे? तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सीजन्स एंड वेदर। हिंदी में तो हम लोग दोनों को ही मौसम बोल देते हैं, लेकिन सीजन जो होता है वो टाइम के साथ में आता है, वेदर जो हो जाएगा वो डेली वाला वेदर हो गया, कि डेली वेदर चेंजेस जो हो रहे हैं, ठीक है। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। कई बार पूछता है कि सीजन क्यों आ रहे हैं, और कई बार बोलता है कि वेदर क्यों आ रहा है, वेदर का रीजन क्या है। तो लोग क्या करते हैं, सीजन वाला वेदर में और वेदर वाला सीजन में घुसा देते हैं, और फिर उसके बाद, और ये मोस्टली पूछा जाता है एंग्लो ईस्टर्न में। तो आपको ये याद रखना है कि सीजन क्या है, जो ऐसे गर्मी का एक पूरा ड्यूरेशन चलता है ना, जून वाला, फिर सर्दी वाला चलता है दिसंबर वाला, तो वो सीजन में आएगा। अब सीजन का रीजन क्या है? सीजन का रीजन ये है कि ये क्या हो गया, मीटिंग विल बी एंड, ठीक है 10 मिनट में तो पढ़ा ही दूंगा मैं। अपना जो अर्थ है ना वो 23.5 डिग्री थोड़ा सा टिल्टेड है। तो होता क्या है, जब सपोज करो ये सन है, बहुत लोग बोलते थे कि वेदर, ये सीजन जो है वो इस वजह से आते हैं क्योंकि जब अर्थ सन से दूर रहता है तो थोड़ा सर्दी आ जाती है, पास आता है तो गर्मी आ जाती है। मैंने यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि डिस्टेंस का कोई भी कंसेप्ट यहाँ पे नहीं है, ये याद रखना, डिस्टेंस का कोई भी कंसेप्ट यहाँ पे नहीं है। क्यों? क्योंकि सन का जो साइज है ना वो ऐसा है, इतना बड़ा है। अब इसके आसपास जो ऑर्बिट चल रही है वो थोड़ी ऐसी है, आप इलिप्टिकल ऑर्बिट बना दोगे तो ऐसी आ जाएगी, और अर्थ यहां घूम रही है कहीं। अब मुझे बताओ डिस्टेंस का कोई कौन सा बहुत बड़ा वो डिफरेंस आ जाएगा? डिस्टेंस की वजह से ऐसा कुछ भी नहीं होता। होता क्या है कि यहां पे जो अर्थ है वो थोड़ी सी टिल्टेड है अपनी एक्सिस से, तो अपनी एक्सिस से टिल्टेड होने की वजह से तो अर्थ अपना टिल्ट हो गया। टिल्ट कौन सा वाला रीजन सन के पास में है, तो वहां पे अगर ऐसा के जैसे आप देखो, हम ऐसे दिखा सकते हैं कि ये रीजन फिलहाल एक्सपोज हो चुका है सन के सामने, ठीक है। तो जहां जो रीजन वहां पे एक्सपोज हो चुका होगा वहां पे तो क्या चलेगा, समर। अब ये ऐसे रोज घूम रहा है तो सुबह और शाम तो डेली हो ही रही है, लेकिन फिलहाल ये वाला रीजन जो है यहाँ पे एक्सपोज्ड है, और एक रीजन जो है वो पूरी तरीके से एक्सपोज नहीं है। हाँ, अब यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर है, अगर सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपोज्ड है तो सदर्न हेमिस्फीयर पे क्या हो रहा होगा, गर्मी पड़ रही होगी, और ये जो नॉर्थ वाला पार्ट है ये उतना एक्सपोज नहीं है, तो यहाँ पे उस समय पर क्या पड़ रहा होगा, सर्दी। दिन रात दोनों भी हो रहे हैं वहां पे, ऐसा नहीं कि दिन रात नहीं हो रहा, अर्थ तो घूम ही रही है तो दिन रात तो हो ही रहा है, लेकिन बोलते ना कि कभी दिन छोटे हो जाते हैं, फिर कभी दिन बड़े हो जाते हैं। गर्मी पड़ रही होती तो दिन बड़े हो जाते हैं, एक्सपोज होता है, सर्दी पड़ रही होती तो दिन छोटे हो जाते हैं क्योंकि वो एक्सपोज नहीं होता है, ठीक है। तो अब यहां पे देखो जैसे विंटर वाला है, तो या इस कंडीशन पे देखना, इस कंडीशन में ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये है सदर्न। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, सनलाइट कम है तो दिन कैसे होंगे, छोटे होंगे, और यहां पे क्या पड़ रहा होगा, सर्दी पड़ रही होगी, जबकि सदर्न में क्या हो रहा होगा, यहां पे गर्मी पड़ रही होगी। जब यही अर्थ यहां पे आ जाएगी, इस केस में देखो, अब जब आप इस केस में आकर के देखोगे तो अब कौन एक्सपोज्ड है, अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपोज्ड है और सदर्न नहीं है। तो अब यहां पे जब ये वाला कौन सा टाइम था, ये दिसंबर वाला टाइम था, ये वाला कौन सा टाइम है, ये जून वाला टाइम है। अब यहां पे क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे गर्मी पड़नी शुरू हो जाएगी, ठीक है, सनलाइट ज्यादा पड़ रही है, दिन यहां पे लंबे हो जाएंगे, और सदर्न की साइड पे क्या होगा, यहां सर्दी पड़नी शुरू हो जाएगी। समझ में आ रहा है? अब ये जिस तरीके से रोटेट कर रही है तो अलग अलग रीजन सामने आते हैं। तो मेनली जो सर्दी और गर्मी, जो दो बड़े सीजन है, उनके आने का रीजन क्या है कि ये किस तरीके, कौन सा वाला पार्ट किस टाइम पे एक्सपोज्ड है। दिसंबर के टाइम पे कौन सा वाला एक्सपोज्ड होता है, सदर्न हेमिस्फीयर। जून के टाइम पे कौन सा वाला एक्सपोज्ड होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो इसकी वजह से
टिल्ट प्लस रिवोल्यूशन की वजह से सीजन्स आते हैं। सीजन्स, वेदर नहीं, सीजन्स। अब बात करेंगे वेदर की, ठीक है। वेदर थोड़ा अलग है। अब वेदर में क्या है कि कभी कभी तो सर्दियों में भी बारिश होती है, कभी गर्मियों में भी बारिश होती है। अभी देखो मार्च में अचानक से गर्मी पड़ते पड़ते हवा अच्छी चलने लगी है, बारिश भी हो गई है। तो ये जो डेली चेंजेस हो रहा है ना, इसको हम बोलते हैं वेदर चेंजेस, ठीक है। अब ये वेदर चेंजेस क्यों होते हैं, तो जरा वेदर चेंजेस देख लो, ठीक है। वेदर चेंजेस होने का जो रीजन है, इसमें सन्स का अनइवन हीटिंग। तो क्या बोल रहे हैं, पॉइंट वाइज मैं पढ़ पढ़ के बताते जा रहा हूं और एक्सप्लेन करते जाऊंगा, ठीक है। ये हो सकता है तुम्हें अभी ना भी दिखाई पड़ रहा हो, जब तुम्हारे पास नोट्स आ जाएंगे क्लियरली विजिबल होगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अर्थ इजंट फ्लैट, टिल्टेड, ये तो है ही, ये तो सबको पता है। इक्वेटर गेट्स डायरेक्ट रेज एंड पोल्स गेट इनडायरेक्ट रेज। तो टिल्टेड है, सन के सामने है। इक्वेटर जो होता है, इक्वेटर पे डायरेक्ट सनलाइट आती है, डायरेक्ट हीट आती है। पोल्स पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती और डायरेक्ट हीट नहीं पड़ती, जिसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होता है। हाँ जाओ, जिसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होता है। एक जगह पर हीट जनरेट हो रही है और एक जगह पर हीट जनरेट नहीं हो पा रही है। और हीट एक एनर्जी है जो फ्लो भी करती है। तो सबसे पहली बात तो जो है ना, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सन जो है वो अनइवन, सन की हीटिंग जो है वो अनइवन है अर्थ पे, पहली बात। दूसरी बात, अनइवन हीटिंग की वजह से जो दूसरा स्टेप आता है, दैट इज एयर प्रेशर एंड विंड। एयर प्रेशर जनरेट होता है अलग अलग तरीके का। हाई प्रेशर एक जगह पर होगा, हाई प्रेशर, और एक जगह पर होगा लो प्रेशर। हाई प्रेशर में क्या होगा, कोल्ड डेंस सिंकिंग एयर एंड क्लियर स्काई, हाई प्रेशर में। और लो प्रेशर में क्या होगा, वार्म लाइट राइजिंग एयर, क्लाउड्स एंड स्टॉर्म। तो तुम ऐसे समझो कि जो जहां पे हीट होती है ना, वहां पे पार्टिकल क्या करते हैं, हीट लेकर के ऊपर की तरफ चल देते हैं। कुछ हॉरिजॉन्टल फ्लो करेंगे और कुछ वर्टिकल फ्लो करेंगे, तो ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। जब वो ऊपर की तरफ जाना शुरू करता है, ऊपर टेम्परेचर कम है, भाई नीचे हीट थी, उसने जैसे हीट ली, जैसे पानी उबलते हुए देखा ना, तो पानी उबलता है तो बुलबुला निकल करके ऊपर जाता है। वैसे यहाँ पे जो अर्थ के पास वाली सतह है, जो सरफेस है, वहां पे हीट मिली, वो लेकर के कहाँ जाएगा, वो ऊपर जाएगा। अब वो ऊपर जाएगा, बाद में जाकर के जहां पे उसको टेम्परेचर कम मिलेगा तो कंडेंस हो जाएगा, तो वहां पे वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं और वहां पे क्लाउड फॉर्म होना शुरू हो जाता है। तो वो हाई प्रेशर और लो प्रेशर वहां पे स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी आती है। तो ये क्या बोल रहा है, वार्म एयर कैन होल्ड मोर वाटर वेपर्स, एज एयर राइजेस इट कूल्स एंड वाटर वेपर कंडेंसेस इनटू लिक्विड ड्रॉपलेट्स, जिसकी वजह से क्या बनेगा, क्लाउड्स बनेंगे, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, रेन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो एक तो तुम्हें क्लियरली चीजें समझ में आई कि सन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सन क्या कर रहा है, अनइवन हीटिंग, पहला काम, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एयर प्रेशर। एयर प्रेशर, अब एयर प्रेशर का ये जो मैंने आइडिया दिया ना, एक रफ आइडिया है। एयर प्रेशर अलग अलग तरीके से जनरेट होता है यार, और एयर कैसे फ्लो होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो होता है हमेशा। ठीक है, तो जब हम बोलते हैं ना कि सी ब्रीज आ रहा है, सी ब्रीज आने का भी यही एक रीजन है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है। तो इसीलिए हम समुद्र के किनारे बैठे होते हैं तो हमें वो सी ब्रीज आता हुआ दिखाई पड़ता है, मतलब फील होता है। तो उसका भी वही एक रीजन है। हवा क्यों चलती है, कई बार ये बोलते हैं ना कि हवा क्यों चलती है, हवा भी इसीलिए चलती है क्योंकि क्या होता है कि अनइवन हीटिंग की वजह से कहीं पे हाई प्रेशर जनरेट होता है और कहीं पे लो प्रेशर जनरेट होता है, हीट फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। तो या आप ऐसा भी बोल सकते हो, हीट के हो जाती है। तो ये एक बहुत बेसिक सा रफ रीजन है। अब डिपेंड करेगा कि हम माउंटेन के आसपास की बातें कर रहे हैं, या हम कोस्ट या शोर के आसपास की बातें कर रहे हैं, या हम प्लेन्स की बातें कर रहे हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग रीजन होते हैं, लेकिन ये एक रफ रीजन है कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर जनरेट होता है, जिसकी वजह से मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी एंड क्लाउड जनरेट होते हैं, और जिसकी वजह से वेदर चेंजेस होते हैं। ठीक है, इसमें अर्थ के रोटेशन का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि भाई विंड जनरेट हुई, अब विंड हॉरिजॉन्टल ही चलेगी ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि अर्थ गोल गोल घूम रहा है। तो वो जो विंड हॉरिजॉन्टल चलनी चाहिए, अर्थ के गोल गोल घूमने की वजह से उसके भी डायरेक्शन चेंज होते हैं, जिसकी वजह से यहां पे एक टर्म यूज होता है जिसको हम बोलते हैं कोरियोलिस इफेक्ट। अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन अगर आप बताना चाहो तो बता सकते हो कि जब अर्थ स्पिन करता है तो विंड्स फिर स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव नहीं करते हैं।
स्पिन करने की वजह से, वो अपना पाथ डिफ्लेक्ट कर जाता है और जिसकी वजह से कर्व्ड विंड स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी वेदर चेंज करने में, जब ये बड़े लेवल पे आ जाते हैं, लार्ज स्केल पे आ जाते हैं, तो ये भी वेदर चेंज करने में अपना अच्छा खासा रोल प्ले करते हैं। फिर ज्योग्राफी भी मैटर करती है इसमें। ज्योग्राफी कैसे मैटर करती है? मान लो अब यहां पे ये पहाड़ बनाया हुआ है, यहां पे ये पहाड़ बनाया हुआ है, इस साइड पे ओशियन है। अगर इस साइड पे ओशियन है तो कैसी एयर होगी? मॉइस्ट एयर होगी। हीट पड़ी, मॉइस्ट एयर ऊपर गई, क्लाउड फॉर्मेशन हुआ, बारिश हुई, तो तुम देखना जहां पे ओशियन और माउंटेन्स होंगे वहां पे बारिश बहुत ज्यादा होती है, या जहां पे घाटी होगी, वैली होगी, जहां पे पहाड़ों के बीच में जो जगह होगी वहां पे बारिश होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कश्मीर जैसी जगह है ना, वहां पे बारिश, थोड़ी धूप थोड़ी गर्मी हुई बारिश हो जाती है। तो पहले मुझे समझ ही नहीं आता था, जब मैं कश्मीर में था मुझे समझ नहीं आता था कि यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी पड़ती है और फिर बारिश हो जाती है और सर्दी पड़ने लगती है। उसका रीजन यही है, क्योंकि वो घाटी जैसी जगह है, नीचे पानी है, लेक्स वगैरह बने हुए हैं। होगा क्या कि जैसे ही वो यहाँ की जो एयर होगी वो मॉइस्ट होगी, थोड़ी गर्मी पड़ी, वो ऊपर गया, क्लाउड फॉर्मेशन हुआ, पानी बरस गया, फिर से टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। लेकिन अरे यार, चलो ठीक है, इसको डाल दूंगा। लेकिन दूसरी साइड पे, वहीं पे क्या होगा, यहां पे बारिश नहीं हो पा रही है, तो यहां पे डिजर्ट फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं हाँ ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, इसको रेन शेडो डेजर्ट बोलते हैं। यहां पे जो ये डेजर्ट बन रहे हैं ना, ड्राई होता है यहां पे, इसको हम बोलते हैं ड्राई रेन शेडो डेजर्ट। क्यों बोल रहे होते हैं? क्योंकि इस साइड पे कोई बारिश वगैरह नहीं हो रही होती है। ठीक है, तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे इसकी पूरी समरी, अगर आपसे वो वेदर के बारे में पूछता है तो वेदर के बारे में बस आपको एक चीज बतानी है कि इट इज ऑल अबाउट मूविंग ऑफ हीट। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से प्रेशर डिफरेंस होता है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से विंड्स आती हैं, और विंड्स भी अर्थ के रोटेशन की वजह से एक डायरेक्शन में नहीं चलती, वो अपने डायरेक्शन भी चेंज करते हैं। और वो विंड की वजह से हॉरिजॉन्टल विंड भी होते हैं, और हीट की वजह से पार्टिकल ऊपर भी जाते हैं। ठीक है, जो कंडेंस होकर के बाद में क्लाउड क्रिएट करते हैं। तो इन सब के मिक्सचर की वजह से वेदर चेंजेस होते हैं। तो ये इसका पूरा का पूरा समरी है। रफ आप यहां से बता सकते हो, ये 2-3 इफेक्ट और भी हैं, बट आपको इतना पूरा बताने की जरूरत नहीं है। आप ये समरी भी बताओगे ना तो भी चलेगा। इज दैट क्लियर? तो ये है आज का अपना ज्योग्राफी वाला पार्ट जो मुझे एक्सप्लेन करना था। मेरे ख्याल से लगभग सभी लोगों को समझ में आया होगा। इसके ऊपर थोड़ा सा जो डायनेमिक जीके है उसके ऊपर एक बार चेकआउट कर लेना, क्योंकि मैं उस पर श्योर नहीं हूं कि क्या नाम सही है और कहीं कौन से नहीं है, जैसे गवर्नर का और चीफ मिनिस्टर्स के नाम। बाकी सारी की सारी चीजें ऑलमोस्ट सही हैं, ऑलमोस्ट क्या, सब सही है। बाकी सारी चीजें आप बता भी सकते हो वहां पे। हाँ, एक क्वेश्चन और भी पूछते हैं कि अर्थ अपनी एक्सिस से थोड़ा सा टिल्टेड क्यों है, जो कि बहुत ही ज्यादा क्वेश्चनेबल है। इसके ऊपर कोई रियल रीजन तो अभी तक मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन 1-2 रीजन जो बहुत ज्यादा अच्छे होंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अब इसमें वैसे तो कुछ भी नहीं बचा है, जितना मैंने बता दिया है लगभग इसी से ही पूछा जाता है। बट मैं एक शीट और प्रिपेयर करूंगा जिसमें मुझे वो बताना ना, हाईएस्ट माउंटेन, बिगेस्ट ओशियन, डीपेस्ट ओशियन, बिगेस्ट रिवर्स इन द वर्ल्ड, तो वो एक लिस्ट बना करके और मैं शेयर करूंगा नेक्स्ट टाइम। नेशनल डाल देना ये भी एक बार मुझे। एक काम करते हैं, तुम लोग क्या करो, अब जैसे वो प्रिपेयर कर लो, एक पेज प्रिपेयर करो जिसमें तुम्हें लग रहा हो कि सर ये वाला भी मिसिंग है, जैसे इसने नेशनल पार्क बता दिया या किसी और बता दिया, तो वो सारी की सारी चीजें नोट डाउन करके मुझे दे दो, तो एक लेक्चर लेकर के मैं वो भी सब कुछ खत्म कर दूंगा। स्टेट्स को एक जैसे दूसरा नाम देते हैं, अच्छा, हाँ ठीक है। ये एक बार लिख करके देना मेरे को, फिर मैं निकाल दूंगा ये सारे के सारे। अब ये एक्चुअल में क्या ना, ये जीके का पार्ट है, और ये जीके के पार्ट में ऐसा है कि बहुत वास्ट है, लेकिन हम ऐसा करेंगे कि जितना पूछा गया उससे रिलेटेड तो सारा कुछ कवर कर ही देंगे। तो एक पेपर लेकर के कोई 1-2 लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, एक तू ले ले, एक ले लेगा, एक ये ले लेगा, ऐसे करके 3 लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे डालो और मुझे दे देना, ठीक है ना। चलो अब ये रिवाइज कर लेना, जितना भी मैंने बताया नोट्स में शेयर करवा दूंगा तुम्हें।